Hello and welcome back, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, it is a critical analysis, a detailed discussion on the essay. Is there a text in this class? It is written by Stanley Fish. इस पूरे एसे को हम डिटेल के अंदर देखेंगे, हिज मेन पॉइंट्स और किस तरह से वो डेवलप करते हैं स्टैनली फिश अपने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, लाइक ऑलवेज विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द एसेइस्ट। Stanley Eugene Fish, born in 1938, he is one of the most influential and also controversial literary critics. Controversial अपने views के कारण late 20th and early 21st century के ये एक बहुत ही influential theorist है, literary theorist है. He is basically an American scholar and he has made significant contribution to literary theory, especially reader response, legal studies and public intellectual discourse. तो स्टैनली फिश का जो मेन कंट्रीब्यूशन है लिटरेरी थियरी के एरिना के अंदर, वो है उनका ही इज द लीडिंग प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब है सपोर्टर है या जिन्होंने प्रमोट किया है आइडिया ऑफ द रीडर रेस्पॉन्स थियरी, स्पेशली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म फोकस करता था मेन या तो ऑथोरियल इंटेंशन, विच मीन्स द ऑथर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, या फिर बाद में 20th सेंचुरी के आसपास फोकस हो गया टेक्स्ट इटसेल्फ एज एन ऑटोनॉमस ऑब्जेक्ट, जैसा न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर कि एवरीथिंग इज देयर इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़ो तो अपने आप आपको आ जाएगा। लेकिन स्टैनली फिश ने आर्ग्यू करा मीनिंग इज नॉट इनहेरेंट इन द टेक्स्ट, मीनिंग टेक्स्ट के अंदर नहीं होता बट इज क्रिएटेड through the act of reading. The act of reading is not a passive exercise but rather an active component of meaning generation. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इसी के मीडियम से तीन अलग अलग कॉलम बन गए। एक जो ऑथर को इंपॉर्टेंस देते हैं लिटरेचर में मीनिंग को समझने के लिए, सेकंड जो टेक्स्ट को ही सर्वोच्च स्थान देते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, एंड थर्ड वन जो ये मानते हैं कि इट इज द रीडर और द ग्रुप ऑफ रीडर्स हु बेसिकली डिसाइड द मीनिंग। अगर हम बात करें इनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स की, जो इनका सबसे पहला मेजर ब्रेक थ्रू था वो था इनका बुक सरप्राइज्ड बाय सिन, द रीडर इन पैराडाइज लॉस्ट, 1967 में पब्लिश हुआ। इट इज बेसिकली अ रीडर रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द एपिक द पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन, जिसके अंदर वो शो करते हैं किस तरह से मिल्टन मैनिपुलेट करता है रीडर्स को और रीडर का कितना एक्टिव रोल होता है। देन इन 1972 ही पब्लिश्ड सेल्फ कंज्यूमिंग आर्टिफैक्ट्स, इट वाज इवैल्यूएशन ऑफ 17th सेंचुरी प्रोज, और जो फिश का एक और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स, उस मेथोडोलॉजी को करता है। और अब जिस पर्टिकुलर एसे की हम बात करेंगे वो बुक एंथोलॉजी ऑफ एसेस पब्लिश हुई थी 1980s के अंदर, इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, द अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। अथॉरिटी मतलब कैन दे बिकम द बेंचमार्क, द अथॉरिटी टू डिसाइड मीनिंग। ये इनका सबसे इन्फ्लुएंशियल थियोरेटिकल वर्क है जिसने इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करा। तो चलिए इस एसे के बारे में अगर अपन बात करें, इट इज अ सेमिनल सेंट्रल एसे बाय स्टैनली फिश, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1980 एज अ पार्ट ऑफ हिज बुक ऑफ द सेम टाइटल। एक्चुअली ओरिजिनली दिस वाज अ लेक्चर, जो ये पूरा एसे है, इट वाज इन फॉर्म ऑफ अ लेक्चर he delivered at Lionel Trilling seminar in 1978, and actually even this lecture was a response to Mayor Abrams, who was also an American critic
उन्होंने एक पेपर लिखा था, वेरी वेरी फेमस पेपर, दैट इज आल्सो हाउ टू डू थिंग्स विद टेक्स्ट, जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे डीकंस्ट्रक्शन के जो थियरिस्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पर, या स्टेनले फिश की जो मेथोडोलॉजीज के ऊपर। उन सब के रेस्पॉन्स में फिश ने अपना ये लेक्चर इसमें दिया था बाद में, विच वॉज पब्लिश्ड एज एन एसे। इस पर्टिकुलर एसे के अंदर या फिर हम लेक्चर में भी अगर बात करें तो फिश जो है वो अपने एसे को एक एनेक्डोट, एक किस्से से शुरू करते हैं, एंड ही प्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर एनेक्डोट दैट व्हेन वन ऑफ हिज students asks a professor, is there a text in this class? So the professor confidently and automatically by default answers, yes, it is not an anthology of literature. The student clarifies, no, I do not mean particular text. I mean, do we believe in poems and things, or is it just us? तो यहां से ये स्टार्ट होता है, which shows that the professor misunderstood, because the same question, which question, is there a text in this class, had two completely different meanings, and these meanings depend upon the context. One context which professor was applying, another context in which the student was asking this question. अब ये पॉइंट आउट करने के बाद एमएच एब्राहम्स के बात करता है फिश, और वो मेंशन करता है कि एब्राहम्स उन जैसे क्रिटिक्स को न्यू रीडर्स के नाम से बोलता है, और उसके अंदर 3 मेजर राइटर्स या क्रिटिक्स जिनको एब्राहम्स अटैक करता है वो है याक्वस डरीडा, द फ्रेंच डीकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसोफर, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की थियरी दी और जिन्होंने सबसे पहले ये बताया देयर इज नो स्टेबिलिटी in word and meaning. Harold Bloom, another very prominent American literary critic, जिन्होंने anxiety of influence की theory दी, and third one Stanley Fish himself, जिन्होंने reader response की theory दी है. Abraham claims that all these new readers they promote indeterminacy. Indeterminacy का मतलब होता है instability, मतलब कोई स्थिरता नहीं है, कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं है, एंड दे इग्नोर द नॉर्मल लिटरल मीनिंग ऑफ लैंग्वेज. दे कौन? डरीडा, ब्लूम, फिश, ये लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से शो कर सकें कि लैंग्वेज, जैसे अभी पिछला एग्जांपल भी देखा कि एक ही क्वेश्चन के 2 मीनिंग निकल सकते हैं, मतलब देयर इज नो डिटरमिनेट मीनिंग. बट द पैराडॉक्स इज दैट all these new readers rely on shared language rules when writing their own work. जिस लैंग्वेज को ये डिक्राई करते हैं, जिस लैंग्वेज को ये रिजेक्ट करते हैं कि इस लैंग्वेज में कोई डिटर्मिनेसी नहीं है, कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, उसी लैंग्वेज का यूज करके ये अपने वर्क्स भी लिखते हैं. तो प्रॉब्लम एक्चुअली में यहां पर आती है. एब्राहम्स गिव्स एग्जांपल किस तरह से चाहे मिलर, चाहे फिर डरिडा, चाहे फिश, ये बुक्स भी लिखते हैं, एसेज भी लिखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते हैं, डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी नॉर्मल लैंग्वेज को कम्युनिकेट, उसी नॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन अपनी थियरीज के अंदर क्या बोलते हैं? लैंग्वेज इज अनस्टेबल, द मीनिंग इज अनसर्टेन. अब अगर लैंग्वेज अनस्टेबल है, अगर लैंग्वेज से मीनिंग अनसर्टेन है, तो और फिर भी अगर हम उनकी बात समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? देयर थियरी रॉन्ग. इसका मतलब हम उनकी बात समझ गए, मतलब द मीनिंग, द वर्ड और मीनिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो स्टेबल है. तो प्राइमा फेसी, ऑन द सरफेस, एब्राहम्स का आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग लगता है कि वही लैंग्वेज अनस्टेबल कैसे हो सकती है जो लैंग्वेज पढ़कर रीडर डरीडा का या फिश का पॉइंट समझ पा रहा है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वही लैंग्वेज हो? इसका मतलब एब्राहम्स इज राइट कि वो उसी लैंग्वेज पे रिलाई करते हैं जिस लैंग्वेज को वो रिजेक्ट करते हैं. नाउ फिश इसका आंसर देते हैं. फिश इसको काउंटर आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज पॉसिबल नॉट बिकॉज
we understand meaning of the individual words, we know certain grammatical rules, और वी हैव अ डिक्शनरी। इन सब कारणों से जो स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं वो इस कारण से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। डरीडा या फिश या मिलर या और बाकी जो इन स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं उनके बीच में। फिश कैन बी अंडरस्टूड बाय एब्राम्स और एनी अदर रीडर because they share certain interests and concerns, they share a way of thinking, they share a form of life। कहने का मतलब है कि फिश और एब्राम्स बिलोंग टू वन पर्टिकुलर सर्किल। वो एक ऐसे ग्रुप के मेंबर्स हैं जिसके इंटरेस्ट, जिसकी एकेडमिक अपब्रिंगिंग, जिसके पढ़ने के तरीके, जिसके समझने के तरीके कॉमन है। इस कारण इट इज पॉसिबल between fish and Abrams to understand each other, otherwise वो possible नहीं होता। it is not because of a particular word and its particular meaning। इस कारण से fish और Abrams एक दूसरे की बात या फिर हम एक जिस कम्युनिटी में उसकी बात समझ नहीं पाते हैं। the professor, उस particular anecdote किस्से की बात करें, didn't hesitate between two meanings because he immediately grasped one inescapable meaning। पहला मीनिंग जैसे ही जब स्टूडेंट ने पूछा इज देयर अ टेक्स्ट इन द क्लास, तो प्रोफेसर को एक सेकंड भी हिचकिचाहट नहीं लगी बिकॉज बीइंग अ प्रोफेसर विद इन फ्रंट ऑफ अ स्टूडेंट। जैसे ही स्टूडेंट ने कहा क्या इस क्लास में टेक्स्ट है, प्रोफेसर ने एक सेकंड में रिप्लाई दिया यस, नॉट ऑन एंथोलॉजी, बिकॉज इनएस्केपेबल, उससे वो बच नहीं सकता। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, जब स्टूडेंट ने कहा नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल पोजीशन, क्या यहां टेक्स्ट को डिस्कस किया जाता है? कोई बात नहीं। प्रोफेसर क्योंकि उसी एकेडमिक का हिस्सा था, ही इमीडिएटली ग्रेस्प अ डिफरेंट इनएस्केपेबल मीनिंग। तो प्रोफेसर ने उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस सेंटेंस के जो दो पॉसिबल मीनिंग थे उन दोनों को समझ लिया, क्योंकि बोथ द स्टूडेंट एंड द प्रोफेसर दे बिलोंग टू द सेम सर्किल। तो इसका मतलब क्या है? मीनिंग्स आर डिटर्मिनेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। उस कॉन्टेक्स्ट में उन दोनों, उस पर्टिकुलर वर्ड्स के दोनों मीनिंग एप्लीकेबल थे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्टेबल नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकते हैं। जैसे एक ही सर्किल में देखा, प्रोफेसर का कॉन्टेक्स्ट इनिशियली दूसरा था और स्टूडेंट का अलग था, बाद में क्लैरिफाई हुआ, तब जाकर प्रोफेसर का कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हुआ। मीनिंग इज नॉट फाउंड इन वर्ड्स देमसेल्फ। मीनिंग कभी भी वर्ड के नहीं होते, बट रादर कम्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एंड शेयर्ड एजम्पशन। उनका जो शेयर्ड, साझा करते थे एजम्पशन, बिकॉज दे बिलोंग टू द वन पर्टिकुलर सर्किल ऑफ एकेडमिक्स, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू ग्रेस्प। दोनों स्टूडेंट और प्रोफेसर के लिए ये दोनों जो पॉसिबल मीनिंग थे वो थे। अगर वहां पर कोई और जना होता हु इज नॉट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई वहां पर वेंडर आया हुआ होता है, शॉपकीपर आया हुआ होता है, या स्टूडेंट का पेरेंट आया हुआ होता जिसका ये एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, मे बी ही और शी हैव लॉस्ट वन मीनिंग और बोथ द मीनिंग्स। दिस शोज द मीनिंग इज नॉट इन द वर्ड्स बट इन द कॉन्टेक्स्ट और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। फिश फर्दर एक्सप्लेन्स हिज पॉइंट बाय शोइंग कि अगर फिश और एब्राम्स के बीच में एक डिबेट होती कि पर्टिकुलर कोई पोएम पेस्टोरल है या नहीं है, मान लो कोई पोएम वो पढ़ रहे हैं एंड देन दे डिस्कस, दोनों में से फिश कहे कि ये एक पेस्टोरल पोएम है और एब्राम्स कहे नो इट्स नॉट अ पेस्टोरल पोएम, दे बोथ कैन आर्ग्यू, दे बोथ कैन काउंटर आर्ग्यू, डिस्प्यूट एविडेंस एंड हैव अ मीनिंगफुल डिबेट। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इफ दे शेयर assumptions and interpretive framework, दोनों को पता हो what is poem, what is a pastoral poem, what are the features of pastoral poem, what are the previous examples of pastoral poems, which types of poems can be fit into the genre of pastoral poems, ये दोनों को पता है, they have same assumptions, तब जाकर वो ये डिबेट पॉसिबल हो सकती है। अगर दोनों ये assumption शेयर नहीं करते तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर फिश
पेस्टोरल पोएम का डिस्कशन किसी साइंटिस्ट के साथ करता, किसी क्रिकेट या रग्बी प्लेयर के साथ करता, क्या ये डिबेट पॉसिबल होती? नो, द डिबेट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सिंपली अगर हम एक डेफिनेशन दे दें, अ पोएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग एंड इमोशंस, और जनरे इज अ टाइप ऑफ, ये आउटसाइडर के लिए केवल एक कट एंड पेस्ट मेथड है। अगर आपको वो टर्म समझनी है तो आपको उस एक्टिविटी को समझना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट सर्कल। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये समझना है कि वेदर अ पोएम इज अ पेस्टोरल और नॉट, तो आपको पहले उस एक्टिविटी का पार्ट होना पड़ेगा जो एकेडमिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको सिखाती है। मींस यू शुड नो व्हाट आर जॉनरेज, व्हाट इज लिटरेचर, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्री कैन बी कैटेगराइज, कौन सी पोइट्री को पेस्टोरल ट्रेडिशन के अंदर रखते हैं। Only when you become an insider, only when you do that particular activity, only then it is possible that you can do this type of analysis, तभी communication possible होगा। Now, Abrams and others, critics like Abrams, M.H. Abrams के जैसे दूसरे don't realize is that communication occurs only within systems, और इस सिस्टम के लिए अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, कुछ इसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, कुछ इसे सिचुएशन कहते हैं, और इसी के लिए फिश अपनी एक टर्म कॉइन करते हैं, इंटरप्रेटिव कम्युनिटी। वो कम्युनिटी जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स को, कन्वेंशंस को, प्रैक्टिसेस को शेयर करती है, जो एक साथ एक जैसा सोच सकती है, वहीं पर जाकर कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज कम्युनिकेशन और मीनिंग जनरेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल इज स्पेसिफिक टू देयर शेयर्ड सिस्टम। अगर आप उस शेयर्ड सिस्टम के पार्ट हैं, तब अगर आप एक फिक्स्ड और डेफिनेट मीनिंग पर पहुंच सकते हो, और वो जो मीनिंग है वो केवल उसी सिस्टम की बाउंड्री के अंदर रेलेवेंट है, उसी सिस्टम की बाउंड्री के अंदर वो रिकॉग्नाइजेबल है, यूनिवर्सल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेस्टोरल पोएम है या नहीं है, एकेडमिक लिटरेरी सर्किल के अंदर तो उसको गिना जाएगा, लेकिन अगर अपन उसको अप्लाई करना चाहें यूनिवर्सली, इट वॉन्ट बी पॉसिबल, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। नाउ बेसिकली फॉर फिश दिस कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यही क्या होती है, किसी वर्ड को समझने में, किसी सेंटेंस को इंटरप्रेट करने में सफिशिएंट है। वी डू नॉट रिक्वायर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हाट इज परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है दैट वर्क्स अबव और अक्रॉस सिचुएशन। हम उस कॉन्टेक्स्ट से भी परे आ गए, मतलब पेस्टोरल पोएम का मीनिंग क्या है, आप कहीं पर भी जाकर किसी से भी पूछें, वही का वही अप्लाई होगा। बट naturally such universal understanding would have no place in the world। हम सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, and the same word can mean different things to different people in different situation। और अगर हो भी ऐसा तो वो यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज अगर एक कोई पर्टिकुलर मीनिंग एकेडमिक एक्टिविटी के अंदर काम आ रहा है, इट वॉन्ट केम वाइल यू आर प्लेइंग और वाइल यू आर डूइंग सम अदर टास्क, सो उसका कोई यूज भी नहीं है। फिश फर्दर सेज even not two, there can be three possible meaning of that statement in that particular context। Meaning one, is there a required textbook, जो जनरली फर्स्ट डे क्लास के अंदर एक प्रोफेसर समझेगा कि बच्चा आते ही कह रहा है इज देयर अ टेक्स्ट, क्या एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है। मीनिंग टू, व्हाट इज योर थियोरेटिकल स्टांस ऑन टेक्सचुअल स्टेबिलिटी, जो जनरली स्टूडेंट का उस पर्टिकुलर एनेक्डोट के अंदर रेफरेंस था कि क्या वास्तव में हम यहाँ टेक्स्ट को डिस्कशन, पोएम वगैरह को डिस्कशन करते हैं। और नंबर 3, एक बहुत ही और मीनिंग भी हो सकता है, आई हैव लेफ्ट माई टेक्स्ट बुक, हैव यू सीन इट, इज देयर अ टेक्स्ट, क्या यहां पर जो लॉस्ट मेरा ऑब्जेक्ट है वो भी मीनिंग हो सकता है। सो फिश सेज दैट इवन नॉट टू, 3 मीनिंग्स आर पॉसिबल। तो एक नेचुरल क्वेश्चन रेज होता है, इफ वन सेंटेंस कैन हैव 2-3 मीनिंग्स, देन इट कैन ऑल्सो हैव इनफाइनाइट मीनिंग्स।
अगर इनफाइनाइट मीनिंग्स हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इंटरप्रेटिव केओस, मतलब हर जना अपने अपने हिसाब से अपना अपना मीनिंग निकालेगा। देन हाउ कम्युनिकेशन वुड बी पॉसिबल? अगर एक सेंटेंस के 3 या 5 या 7 मीनिंग निकल सकते हैं और अलग अलग जना अलग अलग मीनिंग उसका निकाल रहा है, देन द होल टाइम विल बी कंज्यूम्ड बाय एक्सप्लेनिंग टू एवरीवन, नहीं ये वाला नहीं, नहीं ये वाला नहीं, इस टाइप से हो जाएगा। बट फिश makes a point here that meanings are not infinite because they are severely constrained by situation. Here situation means context. जैसे हमने ये 3 देखे, तो ये 3 मीनिंग जो है इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं, और ये जो constraints हैं, ये जो limitations हैं, they do not come आफ्टर द अटरेंस ऑफ द सेंटेंस बट बिफोर। आप उस कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी होते हो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंग जनरेट होता है। So we never encounter sentences in a free floating state. Free floating मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका आप जो चाहे मीनिंग निकाल लोगे, वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही सेंटेंस काउंट होगा, अदरवाइज वो जिब्रिश बन जाएगा, वो मीनिंगलेस बन जाएगा। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नहीं होती, हर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट के बेस पर फिक्स मीनिंग होता है। फिर इसके बाद फिश इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी कहते हैं अनइंटेलिजिबिलिटी, कि जो क्रिटिक्स का ये डाउट है कि अगर इस तरह से इनफाइनाइट मीनिंग हुए तो हर सेंटेंस अनइंटेलिजिबल हो जाएगा, मतलब वी वॉन्ट बी एबल टू कैच द रियल मीनिंग, बट impossible, fish says, because we always already in some situation. एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम होते हैं और वो शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट है, तो हम उसको समझने के लिए एक फ्रेमवर्क लेकर ही आएंगे। अगर हम एकेडमिक सिचुएशन में हैं तो हम पेस्टोरल की डेफिनेशन क्या होती है, टेक्स्ट की डेफिनेशन क्या होती है, उसको लेकर आएंगे। इवन अगर वो जैसे एनेक्डोट के अंदर होता है कि प्रोफेसर उसको न भी समझ पाए जो स्टूडेंट का रियल मीनिंग था, कुछ ना कुछ मीनिंग तो उसका हम निकालेंगे जो बाद में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट एक ही हो गया। सो फिश के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस किसी नॉर्मेटिव स्टेट में नहीं रहता है जिसको हमें इंटरप्रेट करना है। इसका ऐसा मीनिंग नहीं होता है कि ये एक न्यूट्रल नॉर्मेटिव स्टेट है जिसका कोई भी कभी भी कैसे भी मीनिंग निकाल सकता है। ये केवल एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही होता है। और इसके लिए वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इंस्टीट्यूशनल नेस्टिंग, जिसका कहने का मतलब ये होता है, जब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट के बेस पर है तो हम कैसे उस पर्टिकुलर मीनिंग पर पहुंच जाते हैं, कैसे हम मानकर चलते हैं कि इस वर्ड का नॉर्मल मीनिंग ये है। उसके लिए फिश कहते हैं कि सम मीनिंग्स सीम्स मोर नेचुरल देन अदर्स बिकॉज some interpretive communities are nested inside the larger ones, और इसके कारण हायरार्की बन जाती है। कम जो छोटा सर्किल होता है, फिर उससे बड़ा सर्किल, फिर उससे बड़ा सर्किल, और वापस से उस एनेक्डोट की तरफ जाते हुए बताते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। एक्चुअली में सबसे ब्रॉडर कम्युनिटी जिसके अंदर ज्यादा लोग होते हैं, एनीवन हु हैज बीन टू स्कूल अंडरस्टैंड फर्स्ट डे ऑफ क्लास, और इंक्लूड इसके अंदर प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बुक स्टोर वर्कर्स हैं। तब वो जब ये सेंटेंस स्टूडेंट बोलेगा इज देयर अ टेक्स्ट, तो वो नंबर 1 मीनिंग, मतलब कि कोई टेक्स्ट बुक लगती है क्या, कोई भी प्रोफेसर होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी बुक ओनर होगा, लाइब्रेरी वाले होंगे, वो सब सीनियर्स होंगे, उसका यही मीनिंग निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर पीरियड में कौन सा टेक्स्ट चलता है। तो ये ब्रॉडर कैटेगरी है। फिर इस ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर फ्यूअर पीपल होते हैं, केवल जिन्होंने लिटरेरी थियरी को पढ़ा हुआ है वो इसका सेकंड मीनिंग में निकाल सकते हैं कि टेक्स्ट से यहां मीनिंग है कि डू वी डिस्कस पर्टिकुलर टेक्स्ट और डू वी फाइंड दैट टेक्स्ट आर नो मोर इंपॉर्टेंट। और नेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी मीनिंग 2 को समझते हैं जो नैरोअर सर्किल में, वो ऑटोमेटिकली मीनिंग 1 को समझेंगी, क्योंकि मीनिंग 1 है वो ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर है, उसी के लोग में पर्टिकुलर छोटी कैटेगरी छोटा सर्किल है।
लेकिन जो सभी जने मीनिंग 2 को समझते हैं, मीनिंग 1 को समझते हैं, अगर उन्होंने कंटेम्परेरी लिटरेरी थियरी नहीं पढ़ी तो वो मीनिंग 2 को नहीं समझ पाएंगे। दैट इज व्हाई अगर आप ये कहेंगे इज देयर अ टेक्स्ट इन द क्लास, तो नॉर्मल मीनिंग क्या माना जाएगा? मीनिंग 1 माना जाएगा, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है, ज्यादा लोगों को एक्सेसिबल है। लेकिन जो उस छोटे सर्किल को भी बिलोंग करते हैं, उसके पास इस सिंगल सेंटेंस के 2 मीनिंग आ जाएंगे। तो इस तरह से, या और भी हो सकता है इससे भी छोटी कैटेगरी आ जाए कि कंटेम्परेरी लिटरेरी थियरी में फिश के स्टूडेंट्स, तब वहां पर वो और तीसरा मीनिंग भी निकल पाएंगे कि रीडर या इंटरप्रेटिव थियरीज का है। इस तरह से पर्टिकुलर वो सर्किल छोटा होता चला जाता है। दिस डजंट मीन कि मीनिंग 1 जो है वही नॉर्मल मीनिंग है, वो केवल मोर वाइडली अवेलेबल है राइट नाउ, अभी उसको ज्यादा समझा जा सकता है। तो इस कारण सम इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू फिश सो वाइडली लिव्ड इन, जो इतने वाइडली हैं फॉर ग्रेट मैनी पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए, कि उनके द्वारा जनरेट किए गए उन कॉन्टेक्स्ट में बनते हुए जो मीनिंग है वो नेचुरली अवेलेबल लगते हैं। लेकिन एक्चुअली नेचुरली कुछ भी नहीं होता, ये भी एक इल्यूजन है, वो भी किसके? सर्कमस्टांस या कॉन्टेक्स्ट के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई नेचर के या इनहेरेंटली उनके अंदर वो मीनिंग छुपा हुआ नहीं होता है। फिश अनदर इंपॉर्टेंट अमेरिकन क्रिटिक ईडी हर्श जूनियर को डिस्कस करते हैं, जो वापस से अब्राहम्स की तरह मानकर चलते हैं कि लैंग्वेज हैज स्टेबल डिटरमिनेट मीनिंग। और हर्श इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं एक सेंटेंस का, द एयर इज क्रिस्प, और वो ये कहते हैं कि बताए आप कहीं पर भी बोलें द एयर इज क्रिस्प, इट हैज वन क्लियर मीनिंग फॉर ऑल इंग्लिश स्पीकर, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट का कहां पर रोल आता है? इसके जवाब में फिश प्रोवाइड करता है एक थॉट एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेटिकल कॉन्टेक्स्ट 1 वेदर, जो ब्रॉडर सर्किल का अंदर है, द एयर इज क्रिस्प, जो हर्ष खुद कहना चाह रहे थे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हर्ष मानकर चल रहे थे। लेकिन अगर यही पर्टिकुलर सेंटेंस एक म्यूजिक क्लास के अंदर बोला जाए, जो डेवलप्ड म्यूजिशियंस हैं, जिन्होंने म्यूजिक की थियरी पढ़ी है, तो व्हेन द पीस इज प्लेड करेक्टली विद द इंस्ट्रूमेंट द एयर इज क्रिस्प। ये जो सेकंड कॉन्टेक्स्ट है, ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से छोटा नैरोअर सर्किल है और केवल उन्हीं के द्वारा कैच किया जा सकता है जिन्होंने म्यूजिक की थियरी को पढ़ा हो या जो म्यूजिक की थियरी को प्रैक्टिस करते हो। इससे ये पता चलता है सेम सेंटेंस कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, ईच मीनिंग ऑब्वियस लगता है, नेचुरल लगता है अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो इस तरह से फिश शो करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट चेंज होते ही जो ऑब्वियस या द मीनिंग लगता है वो भी चेंज हो सकता है। और अगर हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, जैसे अगर हर्ष के एग्जांपल में द एयर इज क्रिस्प बगैर म्यूजिक क्लास के बताया जाए, वी ऑटोमेटिकली सप्लाई द मोस्ट फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट, जो सबसे ब्रॉड होता है, जो सबसे ज्यादा लोगों को एक्सेसिबल होता है। इस कारण हमें ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्स्ट अप्लाई नहीं करा, बट एक्चुअली इट इज द डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द मैक्सिमम पीपल। लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ऐसे अभी भी लोग हो सकते हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं। Fish claims that there is no neutral context free state where we encounter language, जहां पर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री हो जाए, जहां पर लैंग्वेज का मीनिंग बगैर कॉन्टेक्स्ट के जनरेट हो रहा हो। अकॉर्डिंग टू फिश ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इससे फिश 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं। पहला, नो लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म, ये एक तरह का पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट स्टांस है जो डरिडा या बाकी राइटर्स, बाकी थियरिस्ट देते हैं कि डिक्शनरी डेफिनेशन या ग्रामर रूल से हम मीनिंग को डिटरमाइन नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं देयर इज नो फिक्स रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग, नो स्टेबिलिटी। लेकिन इसके साथ ही फिश एक और इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन लगाते हैं, नो फ्री इंटरप्रिटेशन आइदर। इसका मतलब केओस भी नहीं है कि किसी भी वर्ड का क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है कुछ भी मीनिंग निकाल लें। नो,
क्या कंडीशन, क्या लिमिटेशन है? वी कैन नॉट मेक मीनिंग आर्बिट्रेरीली, अपनी इच्छा से नहीं। कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट, और ये कंस्ट्रेंट्स कहां से आते हैं? दीज कंस्ट्रेंट्स कम फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। हम किसी सेंटेंस का मीनिंग कहां से जनरेट करते हैं? कि वो किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से निकलकर आया है। तो अब हम दो तरह के मॉडल्स की बात कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस और उसके मीनिंग के बीच में दो स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले सेंटेंस के अटर होते ही देयर इज अ न्यूट्रल सेंटेंस, मतलब हम किसी सेंटेंस को बिल्कुल न्यूट्रल वे में एनकाउंटर करते हैं और उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हैं और मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन फिश के मॉडल के अंदर देयर इज नो स्टेज वन, कोई भी न्यूट्रल लैंग्वेज होता ही नहीं है। लैंग्वेज कभी न्यूट्रल या कॉन्टेक्स्ट फ्री होता ही नहीं है। हम जब वर्ड्स को सुनते हैं तो वर्ड्स ऑलरेडी उस कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम सुन रहे हैं, दे आर ऑलरेडी मीनिंगफुल। मीनिंग इज ऑलवेज ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय द सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। तो इस कारण फिश एक बार वापस से एक्सप्लेन करते हैं ओरिजिनल एनेक्डोट को, ये बताने के लिए कि किस तरह से जब प्रोफेसर ने उस सेंटेंस को अलग ढंग से इंटरप्रेट करा तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होती है। प्रोफेसर ने इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, इस बारे में सोचा कि क्वेश्चन अबाउट टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट ने क्लैरिफाई करा, नो आई मीन इन दिस क्लास डू वी बिलीव इन पोएम्स एंड थिंग्स और इज इट जस्ट अस। जैसे ही स्टूडेंट ने ये पॉइंट क्लैरिफाई करा तो प्रोफेसर ये नहीं कर रहा है कि वो स्टूडेंट के बोले हुए वर्ड्स को न्यूट्रल वे में ले रहा है और उनको मीनिंग असाइन कर रहा है फर्स्ट टाइम और एक ब्लैंक मतलब न्यूट्रल स्टेट से मीनिंग जनरेट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उसकी बजाय वो अपना इनिशियल एजम्पशन को मानकर चल रहा है कि ओके, जो नेचुरली फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग आया कि टेक्स्ट के बारे में कर रहा है, वो रॉन्ग था। उस अटरेंस के अंदर मीनिंग तो था लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो मीनिंग रॉन्ग हो गया। सो इट इज नॉट इन द एरर इन कंबाइनिंग वर्ड्स करेक्टली। प्रोफेसर ने ये नहीं करा है कि किसी वर्ड के कॉम्बिनेशन में गलती के कारण गलत समझा है। एरर ऑफ मिसरीडिंग नहीं है, इट इज इन एरर इन आइडेंटिफाइंग द स्पीकर्स इंटेंशन, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। सो इट इज द एरर ऑफ मिस हियरिंग, मतलब प्रोफेसर ने गलत क्या समझा है, सेंटेंस नहीं बल्कि इंटेंशन। स्टूडेंट अलग कॉन्टेक्स्ट में और प्रोफेसर अलग कॉन्टेक्स्ट में उस सेम सेंटेंस को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन में जब मिसअंडरस्टूड होते हैं तब हम क्या करते हैं, वर्ड्स को और एक्सप्लेन करते हैं, उनके अंदर डिटेल्स ऐड करते हैं, अपने वर्ड्स को रीफ्रेज करते हैं कि ओहो मैं आपको बात नहीं समझा पाया, मैं वापस से बोलता हूं या कुछ और एडिशनल बताता हूं। लेकिन इस केस के अंदर स्टूडेंट के वर्ड्स तो परफेक्टली क्लियर थे। ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर को समझ में नहीं आया, उनका रेस्पॉन्स भी बिल्कुल परफेक्टली क्लियर था। And she is asking him imagine different context। तब स्टूडेंट ये बताती है कि no, you are actually getting me wrong। मेरा जो मीनिंग मतलब इंटेंशन है वो अलग है, सेम वर्ड्स may mean something else। इसको और क्लियर करने के लिए फिश हमें बताते हैं कि उन्होंने ये एनेक्डोट और दूसरे कॉम्पिटेंट इंग्लिश स्पीकर्स को बताया लेकिन उनको नहीं समझ में आया। जैसे उन्होंने एक फिलॉसफी प्रोफेसर को, फ्रेंड को जब सेम ये बात कही कि इस तरह से प्रोफेसर से पूछे जाने पर ये रिप्लाई दिया तो फिलॉसफर फ्रेंड ने कहा सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। प्रोफेसर ने सही तो जवाब दिया। इससे पता चलता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज इनसफिशिएंट, क्योंकि फिलोसोफर का जो प्रोफेसर था उसने ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, लिंग्विस्टिक्स, वर्ड मीनिंग स्टेबिलिटी इनके बारे में नहीं पढ़ा था। ही डिडंट गेट द जोक, उसको ये बात समझ में नहीं आई। तो इससे पीपल अंडरस्टैंड द स्टोरी। और दूसरे वो लोग जिन्होंने जैसे ही फिश ने ये बात बतानी शुरू करी, दे अंडरस्टूड द स्टोरी, उनको ये बात समझ में आ गई। क्यों? They already know the position fish has regarding this theory। उनको पता था फिश बार बार इस चीज पर फोकस करते हैं और फिश अगर ये एग्जांपल दे रहे हैं तो इसके अंदर ये बात होगी। They are part of the same interpretive community from which
फिश, द प्रोफेसर, द स्टूडेंट कम्स, मतलब वो सब लैंग्वेज, लिटरेचर और थियरी के स्टूडेंट्स हैं। और जो फिश के रेंज ऑफ इश्यूज हैं, फिश जिन टॉपिक्स पर बात करता है वो सारे जने उन टॉपिक्स को शेयर करते हैं। दैट इज व्हाई इट वाज पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इस तरह से फिश ये बताते हैं कि ये देखने में एक सर्कुलर आर्गुमेंट लगता है कि पहली चीज, आपको कोई भी वर्ड समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और दूसरे बात, आपको समझ आने के लिए ये जरूरी है कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना है तो आपको समझ आनी जरूरी है। मतलब ये एक सर्कुलर आर्गुमेंट, हर्मेनेटिक्स लगता है कि अगर आपको कोई चीज समझ में आनी चाहिए, उसके लिए पहले कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप कोई चीज समझ पा रहे हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिए समझ चाहिए और समझ के लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो लेकिन ऐसा एक्चुअली में इट इज नॉट स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस में नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट से समझ आई या समझ से कॉन्टेक्स्ट आया। दे बोथ हैपन साइमल्टेनियसली, ये दोनों चीजें एक साथ होती है। दैट इज व्हाई दो दे सीम सर्कुलर, ऐसा लगता है एक सर्किल टाइप का चल रहा है, बट दे आर नॉट सर्कुलर, दे आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, बिल्कुल एक साथ ही दोनों चीजें होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिश के लिए कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन और मीनिंग मेकिंग, जो ट्रेडिशनल व्यू के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो सीक्वेंशियल नहीं है, वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है जो दोनों साथ के साथ होती है। नाउ फिश रेजेस अ न्यू प्रॉब्लम कि ऐसा कैसे हुआ कि प्रोफेसर ने फिश की टीचिंग के बारे में सोच लिया इनडेटरमिनेट मीनिंग से। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट 1 से कॉन्टेक्स्ट 2 पर शिफ्ट कैसे हुए, व्हाट वाज द प्रोसेस, किस तरह से ये पॉसिबल हुआ। तो फिश इसका जवाब ये देते हैं कि एक्चुअली में दिस वाज द पार्ट ऑफ हिज रेपर्टोयर। रेपर्टोयर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरप्रेटिव कैटेगरीज, फ्रेमवर्क्स, कॉन्टेक्स्ट जो एक पर्सन को अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू वो किसी भी पर्टिकुलर अटरेंस का, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्रिएट कर सकता है। जितना उसका बड़ा, जितना उसका ग्रेट या वास्ट इन डेप्थ रेपर्टोयर होगा, उतने ही ज्यादा उसके पास, मतलब वो उतने नैरो सर्किल्स का पार्ट है। जो ब्रॉड सर्किल होता है उसका वो तो बहुत छोटा होता है, उसमें लिमिटेड लिटरल टाइप के मीनिंग्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर सर्किल के पार्ट बनते चले जाते हो, आपका रेपर्टोयर और भी ज्यादा डीप होता हुआ चला जाता है। द कैटेगरी, तो प्रोफेसर के माइंड के अंदर एक छोटी सी कैटेगरी भी बनी हुई थी, वन ऑफ फिश विक्टिम। मतलब एक फिश का ऐसा स्टूडेंट है या जिसने फिश को पढ़ा हुआ है, जो फौरन ये बात पूछता है कि टेक्स्ट, क्या हम क्लास में टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द माइंड, प्रोफेसर के माइंड के अंदर था। हाँ, ये बात जरूर था क्योंकि वो मेजर नहीं था, तो वो बिल्कुल इनएक्टिव मोड में था। जैसे ही स्टूडेंट ने ये कहा नो नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट बुक, इट बिकेम एक्टिवेटेड एंड प्रोफेसर वाज एबल टू गेट द सेकंड मीनिंग। इस तरह से पॉसिबल हुआ प्रोफेसर का ये सेकंड कॉन्टेक्स्ट को कैच करना। तो इस तरह से इस पूरी प्रोसेस को 4 स्टेज मैकेनिज्म में समझा जा सकता है। फर्स्ट वी स्टार्ट विद वन ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क, जो एक ब्रॉड होता है बाय डिफॉल्ट, जिसको हम नॉर्मल मान के चलते हैं। जैसे फर्स्ट डे ऑफ क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट पूछता है कौन सा टेक्स्ट यहां चलता है। सेकेंड इज समथिंग ट्रिगर्स रिकॉल ऑफ अनदर फ्रेमवर्क, जैसे कि जब स्टूडेंट कहता है नो नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट बुक, तो अचानक ट्रिगर लगता है। और जो फिश का फ्रेमवर्क है कि टेक्स्ट से और क्या मीनिंग हो सकता है, पोएम और सो से क्या सेंस होता है, उससे सेकंड होता है। नंबर 3 पर न्यू फ्रेमवर्क एक्टिवेट्स एंड ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस, प्रोफेसर इज एबल टू गेट द सेकंड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड मीनिंग शिफ्ट्स अकॉर्डिंगली। तो ये जो प्रोसेस है, इसके द्वारा हम कॉन्टेक्स्ट शिफ्टिंग करते हैं और मीनिंग को जनरेट करते हैं। तो द फ्रेमवर्क शिफ्टेड विद इन अ ब्रॉडर स्टेबल फ्रेमवर्क, जो नेस्टेड था, पहला सबसे बड़ा एकेडमिक यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर था। उसके अंदर फिर एक थोड़ा छोटा सर्किल इंग्लिश लिटरेचर, फिर उसके अंदर और छोटा व्हाट्स गोज इन अदर क्लासेस, फिर उसके अंदर और छोटा फिश क्लास स्पेसिफिकली, और सबसे छोटा फिश
थियोरेटिकल पोजीशन। इस तरह का नेस्टल फ्रेमवर्क है जिसमें पहली लाइन पहला वर्ड बोलते ही सबसे पहला जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लियर होते हुए चले लास्ट तक फिश की थियोरेटिकल पोजीशन तक पहुंचा जा सकता है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आर वी फॉर एवर ट्रैप्ड इन अवर करंट कैटेगरीज। हमने जो अपना रेpertoire बना रखा है, क्या उसके एक्स्ट्रा अगर कोई हमारे सामने अटरेंस आ जाए तब क्या होगा? तो फिश इसका जवाब ये देता है कि यस, वन कैन लर्न न्यू फ्रेमवर्क, लेकिन ये आउटसाइड द करंट अंडरस्टैंडिंग से आने चाहिए, क्योंकि करंट अंडरस्टैंडिंग वाले सारे फ्रेमवर्क तो हम एक्सेस कर चुके हैं। तो कोई और एक नया फ्रेमवर्क लेकर आएगा और जो एग्जिस्टिंग आपके सर्किल है उसके अंदर उसको वो ऐड कर देगा। तो प्रोवाइड करता है कि इस केस में, ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास ये फ्रेमवर्क ना हो, उसके लिए फिश क्या करता है, एक आइडेंटिफाइड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, what we already know, जैसे he know what a text is in his way of thinking, फिर वो एक्नॉलेज करता है डिफरेंट फ्रेमवर्क का, देयर आर दोज हु थिंक अबाउट टेक्स्ट इन अदर वेज, और फिर उसको एक एनालॉग की जरूरत होती है जो एक ब्रिज की तरह काम कर सके, जो इन दोनों चीजों को जोड़ सके, समथिंग इन करंट अंडरस्टैंडिंग, जिसके थ्रू वो हेल्प करके समझा सके कि टेक्स्ट का ये मीनिंग भी हो सकता है। इसके लिए फिश इमेजिन करता है टू इंटरलॉक्यूटर्स, कन्वर्सेशन पार्टनर्स, जो एक्चुअली में पर्सन वन जो एक्चुअल कलीग है, द प्रोफेसर ऑलरेडी हैज फिश विक्टिम फ्रेमवर्क इन हिज रेpertoire, मतलब उसके लिए आसान है स्विच करना। इमीडिएटली रिकॉल्स इट व्हेन ट्रिगर, जैसे स्टूडेंट बोलता है नो नो आई मीन समथिंग एल्स, तो वो ट्रिगर हो जाता है। बट देयर इज अनदर पर्सन बी, मान लो हाइपोथेटिकल स्ट्रेंजर हु डज नॉट हैव द फ्रेमवर्क, जो नहीं जानता कि फिश की थियोरेटिकल पोजीशन क्या है, या जो मीनिंग या टेक्स्ट का सेकंड मीनिंग नहीं जानता। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अदर पर्सन इसके इस रेpertoire के अंदर ये नया फ्रेमवर्क को ऐड करेगा। सो तीन की सिमिलैरिटीज तो इनके बीच में है। पहला, नॉट डिटरमाइंड बाय वर्ड्स, बोथ केसेस के अंदर वर्ड्स डोंट मैकेनिकली डायरेक्ट यू टू द कॉन्टेक्स्ट, केवल वर्ड पढ़ते ही आप कॉन्टेक्स्ट पे नहीं आते, ये हमने पहले एग्जांपल में देख लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है मॉडिफिकेशन नॉट रप्चर, एक स्ट्रक्चर से जब हम दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं अंडरस्टैंडिंग में, जैसे प्रोफेसर ने करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक रप्चर, एक ब्रेक आ गया, लेकिन केवल मॉडिफिकेशन हुआ है हमारे इंटरेस्ट या हमारे इंटरप्रिटेशन के अंदर, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर, या तो करंट अंडरस्टैंडिंग का एक्सटेंशन एडिशनल करा है, या उसके कॉन्ट्रास्ट में, या बिल्कुल उसके अपोजिट में हम यहां पर गए हैं। तो फिश इस एनेक्डोट को अपने मेन इश्यू से जोड़ता है, क्या इंटरप्रिटेशन की कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, या एवरीथिंग इज रिलेटिव? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सब अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग निकाल रहे हैं, सो व्हाट विच कैन बी द फाइनल मीनिंग, और इज देयर नो फाइनल और अथॉरिटेटिव एक्सप्लेनेशन? क्या सब रिलेटिविज्म के अंदर ही काउंट होता है? तो एब्राहम्स और जो दूसरे एब्राहम्स जैसी थिंकिंग रखने वाले क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि अथॉरिटी तो तभी आएगी जब एक डेटरमिनेटिव कोर ऑफ मीनिंग होगा, जिससे हम बार बार रेफर करके कह सकेंगे कि देखो इसका ये मीनिंग होता है तो ये आना चाहिए, फिक्स मीनिंग होनी चाहिए। और नॉर्मेटिव और पब्लिक वे ऑफ इंटरप्रिटेशन अगर नहीं होगा, मतलब फिक्स मीनिंग नहीं होंगे, तो एक हम नॉर्मल या एक हम डिफॉल्ट मीनिंग निकाल ही नहीं सकते, तो कोई भी अथॉरिटी होगी नहीं। हर जना ये कहेगा मेरे कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग चेंज हो रहा है। इसके जवाब में फिश ये कहते हैं कि एक्सटेंडेड एग्जांपल से वो शो करते हैं कि शेयर्ड अग्रीमेंट होता है, लेकिन ये डेटरमिनेट कोर ऑफ मीनिंग पर बेस्ड नहीं है, ये उस पर्टिकुलर सर्किल या उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन पर बेस्ड है जहां पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और वो ये कहते हैं कि अब्राहम्स या दूसरे ऐसे क्रिटिक्स एक्चुअली में एक फॉल्स एजम्पशन रखते हैं कि देयर इज अ डिस्टेंस, देयर इज अ गैप बिटवीन रिसीविंग अटरेंस एंड डिटरमाइनिंग मीनिंग। पहले भी अपन देख चुके हैं कि एक स्पेस होता है, एक डेड स्पेस होता है
जहां पर केवल वर्ड्स होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट फ्री होते हैं या फ्री फ्लोटिंग में होते हैं, ऐसा एजम्पशन अकॉर्डिंग टू फिश क्या है, फॉल्स है। फिश रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज अगर ये स्पेस एग्जिस्ट भी करती है तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर मैकेनिक एल्गोरिथमिक प्रोसीजर होगा जो मीनिंग को कैलकुलेट करेगा, जो कॉन्टेक्स्ट से फ्री है, जो रीडर की नॉलेज से फ्री है। लेकिन मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू फिश आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड। जो बोल रहा है उसके माइंड में कॉन्टेक्स्ट कैलकुलेटेड है, जो सुन रहा है उसके माइंड में कॉन्टेक्स्ट कैलकुलेटेड है। लैंग्वेज इज ऑलवेज परसीव्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट विद इन अ स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्म्स। इस नॉर्म्स के अंदर ही पॉसिबल है कि दोनों वो शेयर्ड कम्युनिटी के अंदर उसके मीनिंग को जनरेट कर सकें। सो एवरीवन is always in some situation or context and always has some operative standards। हम कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक न्यूट्रल स्टेट में आ जाए, आउटसाइड ऑल सिचुएशन आ जाए एंड व्यू फ्रॉम नोवेयर, जहां हमारे को कुछ भी देखने को नहीं है, हम न्यूट्रल होकर कर सकें। तो इससे एक और डाउट रेज होता है कि लाइक to have many standards is to have no standards। अगर बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है ही नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिश इट हैज जीरो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। एक एग्जांपल से फिर वापस से समझाते हैं। अगर हम ऐसा कहें देयर आर थाउजेंड ऑफ लैंग्वेजेस, दिस मीन लैंग्वेज इज मीनिंगलेस, क्योंकि हजारों लैंग्वेज है। नो, व्हाट फिश वांट टू से, व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, English rules apply, but when you are speaking Spanish, English rules don't apply, Spanish rules apply। when you are speaking some language with some rules, मतलब हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। इसी तरह से हर कॉन्टेक्स्ट के अपने कंस्टेंट है, मीनिंग उन्हीं के अंदर जनरेट होता है। अगर आप ये सोचें कि सारे रूल्स एक ही लैंग्वेज पर लागू हो या एक ही रूल सारे लैंग्वेजेस पर लागू हो, that will create a chaos, उससे chaos क्रिएट होगा। सो दिस शोज कि बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। अगर आप कॉन्टेक्स्ट शेयर कर रहे हो तो इट इज पॉसिबल कि आप मीनिंग भी शेयर करोगे। सो फिश कंक्लूड्स दैट वन इज ऑलवेज इन सम इंस्टीट्यूशन एंड द इंस्टीट्यूशन, यहां इंस्टीट्यूशन से मतलब है वो कम्युनिटी जिसके अंदर आप बेसिकली ग्रो अप हो रहे हो, चाहे वो एकेडमिक है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, और वो शेप करती है आपके मीनिंग जनरेशन को। पीपल इनसाइड एन इंस्टीट्यूशन फाइंड इट हार्ड टू एक्सप्लेन प्रैक्टिस टू आउटसाइडर, क्योंकि वो उनका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट है, वो समझा नहीं सकते। ये प्रैक्टिसेस उनको नेचुरल लगती हैं एंड रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। इस कारण ये प्रैक्टिस और मीनिंग किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, रादर इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। जैसे प्रोफेसर और स्टूडेंट की जो मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग है वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो इससे तीन कंक्लूजन्स फिश निकालते हैं। पहला, कम्युनिकेशन डज अकर डिस्पाइट एनी इंडिपेंडेंट और कॉन्टेक्स्ट फ्री सिस्टम ऑफ मीनिंग। मीनिंग जनरेट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री या इंडिपेंडेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है, शेयर्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में। दूसरा, पार्टिसिपेंट्स कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली नॉट प्रोविजनली, मतलब जो एक रिलेटिविज्म कहा जाता है कि सबका अपना व्यू पॉइंट है, जो सब सोचते हैं वो उनको लगता है कि माय इंटरप्रिटेशन इज द बेस्ट वन। ये पीपल स्पीक विद सर्टेनिटी, क्योंकि रिलेटिविस्ट इसलिए नहीं हो सकते, दे आर टॉकिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। वही कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, उनके मीनिंग को लेजिटिमेसी देता है। और जो थर्ड कंक्लूजन है, कॉन्फिडेंस इज कम्युनल नॉट इंडिविजुअल। देयर कॉन्फिडेंस हैज इट्स सोर्स इन अ सेट ऑफ बिलीफ। लेकिन कौन से बिलीफ, जो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कम्युनल, ये कम्युनिटी को और कन्वेंशन पर बेस्ड है। बिलीव्स आर शेयर्ड एंड दे कम फ्रॉम कम्युनिटी, दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ये सारी चीजें कंक्लूजन वो फिश अपनी इस पॉइंट से निकालते हैं। सो according to Fish, Abrahams and Hirsch, they are wrong regarding two fears.
सॉलिप्सिज्म होता है कि सब जने ये मान के चले व्हाट माय ब्रेन थिंक, हम सब अपने अपने मेंटल वर्ल्ड्स के अंदर कह दें। सॉलिप्सिज्म का एक्चुअली में इसलिए यहां पर जो अब्राहम और हर्ष है वो इसलिए ये कहते हैं कि क्योंकि एक्चुअली में ये फिलॉसफी कहती है सेल्फ इज ऑल दैट कैन बी नोन टू एग्जिस्ट, और कोई वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड के अलावा, मेंटल वर्ल्ड के अलावा नहीं हो सकता। और दूसरा वो ये कहते हैं रिलेटिविज्म, नो बिलीफ बेटर देन एनी अदर। तो उन लोगों को लगता है कि अगर स्टेबल या डेटर्मिनेट मीनिंग नहीं हुआ तो लैंग्वेज के अंदर ये दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिश दीज फियर्स आर ग्राउंडलेस, क्योंकि सॉलिप्सिस्ट और रिलेटिविस्ट होने के लिए जरूरी है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं इंस्टीट्यूशनल एजम्पशन से और फ्री हो जाएं अपने ओन पर्पसेस और गोल से, जो कंडीशन कभी भी रियलाइज नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे फिश ने कह दिया है, वी आर ऑलवेज इन एन इंस्टीट्यूशन, वी आर ऑलवेज इन अ कॉन्टेक्स्ट, इन अ सिचुएशन, तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो इस कारण फिश का फाइनल मैसेज है नॉट चैलेंज, उनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, देयर इज नो नीड टू वरी। व्हाई? फर्स्ट, interpretation is already constrained, matlab there are limitation and limitations are imposed by the communities. Communication already works. How? Because there are shared networks. Third, authority already exists but not universal authority in communal standards. Fourth, solipsism is impossible because solipsism means we only think inside our brain, but we are always in an institution, in a community, in a group, in a situation. And fourth, relativism is impossible because we are always committed to the standards of our community. So all these fear are groundless और easily हम communicate अपने community के base पर कर पाते हैं। जिस interpretative community के हम part हैं उसी community के अंदर हम meaning को generate करते हैं। So friends, this was all in our today's lesson. I hope I was able to explain the key points of this essay. Keep watching, keep supporting. Thank you friends.